नमस्ते जेवियर। माई सेल्फ डॉक्टर कृतिका सैनी, क्रियाशाली डिपार्टमेंट से फिजियोलॉजी, मॉडर्न फिजियोलॉजी, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी महिला, जयपुर से। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की सीरीज में ही आगे ब्लड प्रेशर। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले तो ब्लड प्रेशर होता क्या है? आपने सुना ही होगा, बीपी की प्रॉब्लम आजकल इतनी कॉमन हो गई है, तो ब्लड प्रेशर एक्चुअली होता क्या है? तो ब्लड प्रेशर इज डिफाइंड एज द लेटरल प्रेशर। जो भी हमारी वॉल्स ऑफ आर्टरीज है, उनके ऊपर ब्लड जो प्रेशर लगाता है, जो भी जैसे ये ये आर्टरी है, ठीक है, इसके ऊपर जो ब्लड प्रेशर लगाता है उसे ही कहते हैं ब्लड प्रेशर। द प्रेशर इज एक्सर्टेड व्हेन द ब्लड फ्लो थ्रू द आर्टरीज। ठीक है, तो ब्लड जब फ्लो करता है आर्टरीज के थ्रू, जैसे कि मैं आपको बना के बताती हूँ। जैसे ये ब्लड आपकी आर्टरी है, तो इसके ऊपर जो ये जो ब्लड जो इसमें फ्लो कर रहा है, ये एक तरीके से प्रेशर लगाता है। ठीक है, इसी प्रेशर को बोलते हैं ब्लड प्रेशर, यानी बीपी। तो ब्लड प्रेशर इज डिफाइंड एज द लेटरल pressure exerted by the column of blood on the walls of artery. This pressure is exerted when the blood flow through the artery. Obviously artery के अंदर blood flow करता है, उसी कारण से ये pressure exert होता है। Generally the term blood pressure refers to the atrial blood pressure। तो ये ABP होता है एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे आर्टरी इसके अंदर लगाता है। ठीक है, अब एट्रियल ब्लड प्रेशर कितने होते हैं? तो चार तरह के होते हैं। एक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, एक डायस्टोलिक, एक पल्स प्रेशर, एक मीन आर्टरी प्रेशर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है? जो मैक्सिमम प्रेशर एक्सर्ट करती है आर्टरी ड्यूरिंग द सिस्टोल ऑफ हार्ट। ठीक है, तो कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट के टाइम पे जो मैक्सिमम प्रेशर एक्सर्ट होता है उसे कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर या सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और ये कितना होता है? 120 mm Hg, ये नॉर्मल होता है। और इसकी रेंज होती है 110 से 140 mm Hg, क्योंकि एज के अकॉर्डिंग ये वेरी करता रहता है। 110 भी होता है और ओल्ड एज में जाके ये 140 तक भी हो जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो डायस्टोलिक प्रेशर या डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है? तो मिनिमम प्रेशर जो कि एक्सर्ट किया जाता है, वो था मैक्सिमम प्रेशर, और ये होता है मिनिमम प्रेशर जो कि एक्सर्ट किया जाता है आर्टरी में ड्यूरिंग द डायस्टोल ऑफ हार्ट। तो डायस्टोल यानी रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट के टाइम पे जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है उसे कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। और ये कितना होता है? 80 mm ऑफ Hg, और इसकी रेंज होती है 60 से 80 mm Hg। थर्ड हम पढ़ते हैं पल्स प्रेशर। अब पल्स प्रेशर क्या होता है? जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है और जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है, उनका डिफरेंस जो होता है वो होता है पल्स प्रेशर। और ये नॉर्मली कितना होता है? 40 mm Hg। क्योंकि नॉर्मल हमने पढ़ा 120 mm, फिर इधर पढ़ा 80, तो 120 माइनस 80 यानी उन दोनों का डिफरेंस जो है वो है 40 mm Hg। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मीन आर्टरियल ब्लड प्रेशर। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं प्रेशर के बारे में, तो वो हम पढ़ रहे हैं। मेन आर्टरी ब्लड प्रेशर क्या होता है? एवरेज प्रेशर जो कि एग्जिस्ट करता है किसी भी आर्टरी में। और ये क्या होता है? डायस्टोलिक प्रेशर प्लस 1/3 ऑफ द पल्स प्रेशर। तो इसका फॉर्मूला होता है कि डायस्टोलिक प्रेशर प्लस जो होता है वो 1/3 ऑफ द पीपी यानी पल्स प्रेशर। इसे कहते हैं मीन आर्टरी प्रेशर, MAPP। तो ये कितना होता है? 93 mmHg, क्योंकि डायस्टोलिक प्रेशर कितना हो गया? 80। इसको कैलकुलेट करें तो ये पड़ता है 30, तो ये हो जाता है इक्वल टू 93। ठीक है, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। तो अब ब्लड प्रेशर को रेगुलेट कैसे किया जाता है? तो सबसे पहले है नर्वस मैकेनिज्म। चार तरीके से इसको रेगुलेट किया जाता है। एक तो नर्वस के थ्रू, एक रीनल मैकेनिज्म के थ्रू, एक हार्मोनल मैकेनिज्म के थ्रू, लोकल मैकेनिज्म्स के थ्रू। ठीक है, अब नर्वस मैकेनिज्म में क्या होता है? दो प्रोसेस होते हैं, वैसोमोटर सेंटर, ठीक है, और वैसो कंस्ट्रिक्शन, वैसो मोटर सेंटर, और उसकी जो इम्पल्सिव होते हैं वैसोमोटर इम्पल्सिव, जो कि पेरिफेरी से आते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है रीनल में? तो आप जानते होंगे रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म होता है एक, और एक होता है ECF वॉल्यूम। क्योंकि हमारे रीनल रीनल यानी किडनी का क्या काम है? तो वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से जो वॉल्यूम होता है, यानी फ्लूइड है, वाटर है, उन सबको एक्सक्रीट आउट करता है या उनको वापस से एब्सॉर्ब करता है। तो उसी से रेगुलेट होता है हमारा बीपी।
नेक्स्ट है हार्मोनल मैकेनिज्म। तो इसमें हार्मोन्स क्या क्या करते हैं, वेसो कंस्ट्रिक्शन हार्मोन होते हैं और वेसो डायलेटर हार्मोन्स होते हैं। नेक्स्ट लोकल मैकेनिज्म, जिसके अंदर वेसो कंस्ट्रिक्टर्स होते हैं कुछ, और कुछ वेसो डायलेटर्स होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले पढ़ेंगे नर्वस मैकेनिज्म। तो नर्वस मैकेनिज्म क्या होता है, रेगुलेटिंग द आर्टरियल ब्लड प्रेशर ऑपरेटेड थ्रू द वेसोमोटर सिस्टम। अब ये अलग अलग तरीके से होता है, तो पहले इसको पढ़ लेते हैं कि कितने टाइप का होता है। एक होता है वेसोमोटर सिस्टम, ठीक है, जिसके अंदर की आता है वेसोमोटर सेंटर, वेसो कंस्ट्रिक्टर फाइबर्स और वेसो डायलेटर फाइबर्स। ठीक है, ये इसके तीन कंपार्टमेंट है। ये फिर से आगे से फर्दर डिवाइड हो जाएगा, तो पहले देख लेते हैं वेसो मोटर सेंटर्स। तो सबसे पहले वेसो मोटर सेंटर, तो वेसो मोटर सेंटर में अगेन थ्री एरिया होते हैं, एक कंस्ट्रिक्टर एरिया, एक डायलेटर एरिया, एक सेंसरी एरिया। तो वैसे कंस्ट्रिक्टर एरिया क्या होता है, इसे बोलते हैं प्रेशर एरिया। ठीक है, और वैसे डायलेटर को बोलते हैं डीप प्रेशर एरिया। अब एरिया वैसे कंस्ट्रिक्टर को बोल दिया हमने प्रेशर एरिया। इट फॉर्म्स द लेटरल पोर्शन ऑफ द वेसोमीटर सेंटर। जो वेसोमीटर सेंटर होता है उसके लेटरल में ये सिचुएटेड होता है। ठीक है, ये क्या करता है, इम्पल्स भेजता है टू ब्लड वेसल थ्रू वेसो कंस्ट्रिक्टर फाइबर। वेसो कंस्ट्रिक्टर एरिया वेसो कंस्ट्रिक्टर फाइबर के थ्रू ब्लड वेसल्स को इम्पल्स भेजता है। अब उसकी वजह से क्या होगा, वेसो का कंस्ट्रक्शन होगा, जिसकी वजह से एट्रियल ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। और इसी से दिस एरिया इज ऑल्सो कंसर्न विद द एक्सेलरेशन ऑफ द हार्ट रेट। क्योंकि एट्रियल ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो एट्रियल हार्ट रेट जो होगी वो भी एक्सेलरेट कर जाएगी या बढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है वेसो डायलेटर एरिया। अब इसे बोलते हैं डिप्रेशन एरिया। क्यों, क्योंकि ये सप्रेस कर देता है जो भी वेसो कंस्ट्रक्शन एरिया ने किया, यानी जो वेसो कंस्ट्रक्शन एरिया था उसको डिप्रेस करने का काम करता है वेसो डायलेटर एरिया। ठीक है, और जिसकी वजह से वहां पे वेसो कंस्ट्रक्शन ना होके फिर वो वेसो डायलेट हो जाता है। इट इज ऑल्सो कंसर्न विद द कार्डियो इनहिबिशन। ओके, क्योंकि वेसो डायलेशन करके ये कार्डियो इनहिबिशन का भी काम करता है। अब जो सेंसरी एरिया होता है वो कहाँ सिचुएटेड होता है, न्यूक्लियस ऑफ टेक्टस सोलिटेरिस। टेक्टस सोलिटेरिस आपने जगह पढ़ी होगी, ब्रेन के अंदर होती है, उसके जो न्यूक्लियस होता है वहां पे सिचुएटेड होता है पोस्टोलेटरियर पार्ट ऑफ मेडुला एंड पोन्स। तो मेडुला और पोन्स के पोस्टोलेटरियर पार्ट, दिस एरिया रिसीव सेंसरी इम्पल्स। अब कहाँ से रिसीव करता है, ग्लोसोफेरेंजियल से और वेगल नर्व से, फ्रॉम द पेरिफेरी, पर्टिकुलरली फ्रॉम द बैरोरिसेप्टर। यानी जो प्रेशर वाले प्रेशर है वहां से, बैरोरिसेप्टर आप समझिए, प्रेशर के जो रिसेप्टर है वहां से करता है। और कौन से नर्व के थ्रू करता है, ग्लोसोफेरेंजियल और वेगल नर्व के थ्रू। सेंसरी एरिया जो है वो कंट्रोल करता है दोनों ही एरिया को, वैसो कंस्ट्रिक्टर एरिया को और वैसो डायलेटर एरिया को। अब पढ़ते हैं वेसो कंस्ट्रिक्टर फाइबर्स। तो पहले हमने पढ़ा वेसो कंस्ट्रिक्टर सेंटर के अंदर वेसो कंस्ट्रिक्टर एरिया। ठीक है, मतलब सॉरी, वेसो कंस्ट्रिक्टर सेंटर पढ़ा पहले हमने, अब हम पढ़ रहे हैं वेसो कंस्ट्रिक्टर फाइबर्स। वेसो कंस्ट्रिक्टर फाइबर में क्या आता है, सिंपैथेटिक डिवीजन। जो एएनएस का सिंपैथेटिक डिवीजन है मेनली वो आता है। अब ये क्या करते हैं, रिलीज करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस जैसे कि नॉरएड्रेनालिन। तो नॉरएड्रेनालिन क्या करेगा, वेसो का कंस्ट्रक्शन करवाएगा। Vasoconstriction fiber play a major role than the vasodilator fibers in the regulation of the BP. इनका रोल ज्यादा होता है कंपेयर टू द vasodilator fibers। अब वेसोमोटर टोन क्या होती है या सिंपैथेटिक टोन क्या होती है, इसको और भी, इसके और भी नाम है, सिंपैथेटिक वेसो कंस्ट्रिक्टर टोन। तो इट इज द कंटिन्यूस डिस्चार्ज ऑफ द इम्पल्स। जब कोई भी चीज, टोन का अर्थ आप ये समझ सकते हैं कि कंटिन्यूस डिस्चार्ज हो रहा है, कोई भी चीज कंटिन्यूसली हो रही जा रही है, तो कंटिन्यूस डिस्चार्ज ऑफ इम्पल्स वेसो कंस्ट्रिक्टर एरिया से, वेसो कंस्ट्रिक्टर एरिया से कंटिन्यूसली डिस्चार्ज आया जा रहा है थ्रू वेसो कंस्ट्रिक्टर फाइबर्स। Vasomotor tone play an important role in regulation of the pressure by producing a constant partial state of constriction। अब जैसे ये vasomotor tone बंद हो जाएगी तो क्या होगा, कंस्ट्रक्शन की जगह डायलेशन हो जाएगा। तो मेनली हमारा काम क्या होता है, vasomotor tone कंस्ट्रक्शन करा के रखता है, ये कंटिन्यूसली कंस्ट्रक्शन करा के रखेगा। Thus, the atrial blood pressure is directly proportional to the vasomotor tone. Okay? अब आया vasodilator fiber। वेसोडाइलेटर फाइबर तीन तरह के होते हैं, एक पैरासिम्पैथेटिक, एक सिंपैथेटिक और एक एंटीड्रोमिक।
तो मेनली इसके अंदर पैरासिम्पैथेटिक जो होता है वो एसिटाइलकोलिन होता है, जो कि डायलेशन कराएगा, वैसो डायलेशन। और सिंपैथेटिक जो होता है वो होता है एसिटाइलकोलिन। ठीक है, ये फाइबर्स क्या कराते हैं, सिंपैथेटिक वैसोडाइलेशन और सिंपैथेटिक क्लोरिनेजेनिक फाइबर्स होते हैं इनके अंदर। ठीक है, मतलब इनको बोला जाता है सिंपैथेटिक वैसोडाइलेटर फाइबर, तो सिंपैथेटिक क्लोरिनेजेनिक फाइबर या सिंपैथेटिक वैसोडाइलेटर। अब इसके जो सिग्नल आते हैं वैसोडाइलेटर फाइबर्स को इनिशिएट तो कहीं से होना पड़ेगा, तो वो आते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स से। सिग्नल आर रिलेट थ्रू द फाइबर्स फ्रॉम सेरेब्रल कॉर्टेक्स और जाते कहाँ हैं, लेटरल ग्रे हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, जहाँ पे हाइपोथैलेमस, मिड ब्रेन और मेडुला। ठीक है, इनके थ्रू होते हुए सेरेब्रल कॉर्टेक्स से हाइपोथैलेमस में आया, मिड ब्रेन में आया, मेडुला तक आते हुए लेटरल ग्रे हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड तक आते हैं। स्पाइनल कॉर्ड में ये इम्पल्स क्या करते हैं, प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स को इम्पल्स देते हैं और उनको एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से अब प्री गैंग्लियोनिक हुए पहले, उसके बाद पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं, और जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर होते हैं वो डायलेशन करा देते हैं ब्लड वेसल्स का एसिटाइलकोलिन को सिक्रेट करके। ठीक है, तो इस तरह से वेसो डायलेशन हो जाता है। अब जो एंटीट्रोमिक होते हैं वो क्या करते हैं, तो एंटीनोमिक का होगा, जैसे कंटिन्यूस क्यूटेनियस रिसेप्टर्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, जैसे कि स्किन के ऊपर होते हैं पेन रिसेप्टर हो गया, तो स्किन के ऊपर क्यूटेनियस रिसेप्टर्स होते हैं, ये पास करते हैं सेंसरी नर्व फाइबर्स। बट सम ऑफ दिस इम्पल्स पास थ्रू अदर ब्रांचेस ऑफ एक्सॉन, तो opposite direction में, और reach the blood vessel supplied by these branches. This impulse now dilate the blood vessel और इसको ही कहते हैं एंटीड्रोमिक या फिर एक्सॉन रिफ्लेक्स या नर्व फाइबर्स। जो इसकी जो नर्व फाइबर्स होते हैं उनको बोलते हैं एंटीड्रोमिक वैसोडाइलेटर फाइबर्स। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इतना समझने का है नहीं इसके अंदर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि रेगुलेशन ऑफ वैसोमोटर सेंटर, mechanism of action of vasomotor center in the regulation of BP। तो क्या हुआ, बैरोरिसेप्टर के थ्रू, कीमोरिसेप्टर्स के थ्रू, हाइयर सेंटर के थ्रू और रेस्पिरेटरी सेंटर्स के थ्रू। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बैरोरिसेप्टर्स के थ्रू। बैरोरिसेप्टर्स क्या होते हैं, प्रेशर को चेंज करते हैं, तो ये प्रेशर रिसेप्टर्स होते हैं, सिचुएटेड होते हैं कैरोटिड साइनस में और वॉल ऑफ एओर्टा में। फिर ये क्या करते हैं, जैसे बैरोरिसेप्टर एक्टिव होते हैं तो ये न्यूक्लियस सोलिटरिस को इम्पल्स सेंड करते हैं, जो कि वैसो कंस्ट्रिक्शन एरिया को इनहिबिट करके वैसोडाइलेटेड एरिया को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से वैसोमोटर टोन रिड्यूस हो जाएगी और वेगल टोन इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, आप देख सकते हैं जैसे ही ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ तो एक स्टिमुलेशन गया बैरोरिसेप्टर, बैरोरिसेप्टर्स ने प्रोसोफेरेंजियल और वेगस नर्व के थ्रू न्यूक्लियस टेक्टस सोलिटरिस पे गया, जिन्होंने यहाँ से क्या हुआ, इनहिबिशन हुआ वैसो कंस्ट्रिक्शन का और वैसोडाइलेटर का स्टिमुलेशन हुआ, जिसकी वजह से वैसो मोटर डिक्रीज हो गई और वेगल टोन इंक्रीज हो गई और डायलेशन हो गया ब्लड वेसल्स का और ब्रेडिकार्डिया हो गया, नॉर्मल पीपी आ गया। ठीक है, अब बात करें कीमोरिसेप्टर्स की, तो कीमोरिसेप्टर क्या करते हैं, कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्लड को चेंज कर देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से रिस्पॉन्स आता है और हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो मेंटेन हो जाता है। ये भी वही सिचुएटेड होता है। ये फंक्शन कैसे करता है, जैसे ब्लड प्रेशर डिक्रीज हुआ तो ऑक्सीजन कंटेंट और CO2, ऑक्सीजन तो डिक्रीज कर जाता है और CO2 बढ़ जाता है। ठीक है, CO2 और हाइड्रोजन आयन बढ़ गए और जो ऑक्सीजन है वो कम हो गया। ठीक है, इससे क्या हुआ, कीमो रिसेप्टर जो केमिकल्स हैं उनके कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आया, ब्लड के कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आया, तो इसकी वजह से केमिकल स्टिमुलेट हो गए और वो वैसा कंस्ट्रक्शन एरिया को एक्साइट कर देते हैं, जिसकी वजह से बीपी बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हायर सेंटर्स। तो वेसोमोटर सेंटर्स जो है वो इम्पल्स दो हायर सेंटर्स में होता है, एक सेरेब्रल कॉर्टेक्स में और एक हाइपोथैलेमस में। अभी यहाँ पे इतना ही पढ़ने का है। रेस्पिरेटरी सेंटर क्या होता है, रेस्पिरेटरी सेंटर्स कैसे रेगुलेट करते हैं, तो वहां पे ड्यूरिंग द बिगनिंग ऑफ एक्सपायरेशन एट्रियल ब्लड प्रेशर थोड़ा सा इंक्रीज कर जाता है, इट डिक्रीज ड्यूरिंग द लेटर पार्ट ऑफ द एक्सपायरेशन ड्यूरिंग इंस्पिरेशन बिकॉज ऑफ टू फैक्टर, एक तो रेडिएशन ऑफ इम्पल्स, ठीक है, और एक प्रेशर चेंज इन द थोरैसिक कैविटी। तो इम्पल्स की वजह से वेसो सेंटर से जो इम्पल्स आते हैं और एक थोरैसिक कैविटी के प्रेशर चेंज की वजह से। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रीनल मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये एक लॉन्ग टर्म रेगुलेशन होता है, इसमें एक तो ECF वॉल्यूम से किया जाता है, किडनी जो करता है, और एक है रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। अब ECF वाला क्या करता है, जैसे ही ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ
तो किडनी लार्ज अमाउंट में वाटर और सोडियम को बाहर निकालती रहती है डायूरेसिस से, ठीक है। और सोडियम के निकलने को बोलते हैं नाट्रियूरेसिस, ठीक है। जिसकी वजह से ईसीएफ का वॉल्यूम डिक्रीज हो गया और ब्लड का वॉल्यूम भी डिक्रीज हो गया, जो कि एक सिग्नल भेजता है और वापस ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, जैसे ब्लड प्रेशर डिक्रीज हुआ तो स्टिमुलेस हुआ जुक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus, जिसकी वजह से रेनिन सीक्रेट हुआ, रेनिन एंजियोटेंसिन, ये है रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। जैसे ही बीपी डिक्रीज हुआ तो स्टिमुलेट हुआ जुक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus, वहां से रेनिन सीक्रेट हुआ, रेनिन ने हेल्प करी एंजियोटेंसिन 1 के फॉर्मेशन में, और वो कन्वर्ट हुआ एंजियोटेंसिन सेकंड में और थर्ड में और फोर्थ में। ये सारे के सारे वैसे कंस्ट्रिक्शन कराते हैं और बीपी को नॉर्मल करते हैं, ठीक है, डायरेक्टली बीपी को नॉर्मल करते हैं। अदरवाइज ये क्या करते हैं, एड्रेनल कॉर्टेक्स में जाके एल्डोस्टेरोन को रिलीज करते हैं, ठीक है। वो किडनी में जाके रीअब्जॉर्प्शन कराता है वाटर का और सोडियम का, जिसकी वजह से ईसीएफ का वॉल्यूम फिर से इंक्रीज होता जाता है और ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होकर नॉर्मल बीपी आ जाता है, ठीक है। अब जो हार्मोन मैकेनिज्म था, तो हमने डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स थे, क्योंकि वैसे कंस्ट्रक्शन करा रहे थे और वैसे डायलेशन करा रहे थे, जिसकी वजह से बीपी इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा था। तो हार्मोन्स जो इंक्रीज कराते हैं वो है एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन, थायरॉक्सिन, एल्डोस्टेरोन, वेसोप्रेसिन, एंजियोटेंसिन और सेरोटोनिन। ये याद करने सिंपली, इनके पीछे लॉजिक हमने आपको बता ही चुके हैं। हार्मोन जो डिक्रीज करते हैं वो है वीआईपी, ब्रेडिकार्निन, प्रोस्टाग्लैंडिन, हिस्टामिन, असिटाइलकोलिन, एएनपी, बीएनपी और सीएनपी, जो कि हार्ट के हार्मोन्स होते हैं। एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड, ब्रेन नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड और सी टाइप नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लोकल मैकेनिज्म, लेकिन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।